हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर हुआ था 2021 में, जनवरी में जो पेपर हुआ था उसका एक रिव्यू तो हम नहीं कह सकते, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पेपर को। तो पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर में आता क्या है। इसमें 4 पार्ट आते हैं बेसिकली हमारे पास। सबसे पहले जो देखो, आप एस्टेट देते हो उसमें भी और ये सीटेट देते हो इसमें भी, जो 30 नंबर का हमारा सीडीपी का पोर्शन है वो सबसे पहले आता है। सीडीपी सबसे पहले आता है। इसमें फिर जो था मैथ और साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस था। सोशल स्टडीज़ जिनके पास अपना सब्जेक्ट था उनके लिए सोशल स्टडीज़ था। और इसमें 2 लैंग्वेजेज आती हैं, एक लैंग्वेज आती है हिंदी, एक लैंग्वेज आती है इंग्लिश। लैंग्वेजेस बेसिकली 2 ही होती हैं, वो 1 और 2 के अकॉर्डिंग इन्होंने कर रखी है। तो जिसकी जो लैंग्वेज है वो अपनी देख लेना। अब ये जो हमारे पास सीगमेंट हैं, सबसे पहले आज हम इंग्लिश का सीगमेंट लेने वाले हैं क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें डायरेक्शंस दे रखी हैं। हमने 91 से 99 तक क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन बेस्ड हैं एक पैराग्राफ के ऊपर। इसमें जो ये 9 क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं। अगले जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे वो पोएट्री के ऊपर बेस्ड आएंगे और फिर आपकी आएगी ग्रामर आएगी और पेडागोगिकल सेक्शन आएगा इस लैंग्वेज का। तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ये किसी बच्चे का पेपर है और बहुत ही बुरी तरह से टिक मार्क्स किए हुए हैं, फिर भी आप रीड तो कर ही सकते हो। तो इस पैराग्राफ को आप रीड कर लेना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर डील करवा रही हूँ। थॉट्स अफेक्ट्स अस व्हेन आवर, थॉट्स हमें अफेक्ट करती हैं, कब करती हैं? तो ये इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है, उससे आपको आंसर निकालने हैं। अपने आप से बिल्कुल भी आंसर नहीं देने हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही है, प्राइड इज हर्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Our reading decides the filter in our mind. The filter in our mind controls our likes but not dislikes. तो इसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। यानी कि आवर रीडिंग डिसाइड्स आवर फिल्टर इन आवर माइंड। हम जो रीड करते हैं वो डिसाइड करती हैं हमारे माइंड के फिल्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनबोर्न फिल्टर इन अवर माइंड, कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है पहले से ही, कि हम सही गलत अच्छा बुरा सीखने में इन सब चीज़ों का पता लगा सकें। वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड वैन वी गो समवेयर। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं बना। द फिल्टर इन आवर माइंड इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस मे बी। आवर थॉट्स डू नॉट रिमाइन स्टक एट वन पॉइंट। लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए मैं ब्रश का ऑप्शन ले लेती हूँ यहाँ से, और जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ओके, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला है इसने कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बट वी गेट अफेक्टेड। अब देखो, हमने जो बताना है वो अफेक्टेड बताना है कि अफेक्टेड इस सेंटेंस में क्या है, बट वी गेट अफेक्टेड, लेकिन हम प्रभावित हो गए। तो क्या है ये अफेक्टेड? यहाँ पर ये ना तो हमारे पास पार्टिकल है, ना एडवर्ब है, ना एडजेक्टिव है। तो ये बचा के हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है। अफेक्टिव यहाँ पर एक वर्ब है। क्या हो रहा है भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है इन्होंने, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फिर से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है इन्होंने। तो इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। अब यहाँ पर जो 1 है वो आपको बताना है कि 1 है क्या। 1 एडवर्ब नहीं हो सकता, पार्टिकल नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। तो सीधी सी बात है, 1 जो बचा है वो बचा है हमारे पास डिटरमाइनर बचा है। वन इज डिटरमाइनर हियर। देखो, डिटरमाइनर होते क्या है? डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ नाउन से पहले लगते हैं, लाइक ए है, दा है, सम है, दिस है, वन है। ये सब डिटरमाइनर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है एज इफ। क्वेश्चन नंबर 96, एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी
द वर्ड सीजलेस मीन्स, आप देखो सीजलेस वर्ड का मीनिंग आप बता सकते हो, लेकिन इन रेफरेंस टू दिस पैराग्राफ वो आपको बताना है कि पैराग्राफ में इसका क्या मीनिंग है। तो पैराग्राफ में इसका जो मीनिंग है वो कॉन्टिन्यूस दिया गया है, राइट। 96 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 आता है। 97 में इन्होंने पूछा है कि क्रिएट्स ए टोर्नाडो और रेस्टलेसनेस। द वर्ड टोर्नाडो हियर मीन्स कि आप एक टोर्नाडो बना दो ऑफ रेस्टलेसनेस, कि एक आराम ख़त्म करने के लिए एक टोर्नाडो का यहाँ पर यूज किया है। तो उस वर्ड टोर्नाडो को यहाँ पर क्या आप मतलब दोगे? वाटरफॉल, कन्फ्यूजन, स्टॉर्म या फिर मिक्सचर। तो यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टॉर्म इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 98, थॉट्स आर कंपेयर्ड टू। यहाँ पर थॉट्स को किससे कंपेयर किया गया है? तो थॉट्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया है क्लाउड्स से इस पैराग्राफ में। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूज फ्रॉम, जो प्रोसेस है एक सोचने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? डे टू डे होती है, वीक टू वीक होती है, मॉर्निंग टू नाइट होती है, ईयर टू ईयर हो। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा था, मॉर्निंग टू नाइट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 100। ये देखो यहाँ पर है 100 से 105 तक आपको आंसर देने हैं और आपके पास ये पोएटिक फॉर्म है। यहाँ पर ये स्टेंजा दिया गया है 1 2 3 और ये छोटा सा नीचे भी है, ये 4 स्टेंजा है आपके पास। तो इस स्टेंजा को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। डेथ सेकेंड हाफ हैज सील्स अप ऑल इंटरेस्ट। इसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, उसमें पूछा है हमारे पास कि द पोएट्स लाइफ टुडे इज लाइक ब्लैंक स्पेस सीजन, की जो पोएट की लाइफ है आज कैसी हो गई है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही आएगा कि विंटर की तरह हो गई है। इसके अंदर गिवन था हमारे पास। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 101 में इन्होंने पूछा है कि इन दिस सीजन द ब्रांचेज हैव ब्लैंक स्पेस लीव, कि एक ऐसा सीजन है इसमें ब्रांचेज हैं वो कैसी लीव रख सकती हैं। कौन सा सीजन इस स्टेंजा में गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। इन दिस सीजन द ब्रांचेज हैव ब्लैंक स्पेस लीव, कैसी पत्तियाँ रखती हैं? कुछ रखती हैं, नहीं रखती हैं, ओनली 1 ओनली 2। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 है, आइदर 1 और 2, कि या तो कुछ रखती हैं या फिर नहीं रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास। 103 में इन्होंने पूछा है 102, व्हाट डिड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंजॉय अर्लियर, कि जो ब्रांचेज ऑफ ट्री थी वो पहले क्या एंजॉय कर रही थी। ए र्यून्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड ब्राइट लाइट ऑफ द सन, डार्कनेस आफ्टर द सनसेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास, व्हाट डज डेथ सेकेंड सेल्फ स्टैंड फॉर। डेथ का जो सेकेंड सेल्फ है वो किसके लिए इस पोएट ने क्या बोला है। तो यहाँ पर आंसर है स्लीप दैट गिव रेस्ट, ऐसी स्लीप जो रेस्ट देती है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 104 में जो पूछा है वो पूछा है कि दैट ऑन द एसेज ऑफ हिज यूथ डॉट लाई, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है और एलिट्रेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखो सिमली जहाँ पर भी होती है, सिमली का मतलब होता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, आपस में तुलना की जा रही है दो चीज़ों की। और सिमली जिस भी सेंटेंस में होती है वहाँ पर एज या लाइक जरूर मिलता है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद मेटाफर है, तो इसका आंसर भी जो है वो मेटाफर ही है, ऑप्शन नंबर 2 है। मेटाफर जो होता है वो होता है कि किसी चीज़ को आदमी की तरह दिखाना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐश है, ऐश ऑफ हिज यूथ, कि उसकी जवानी की राख, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन यहाँ पर शो किया गया है। मेटाफर मतलब रूपक, उसके रूप में ढाला गया है। पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण करना किसी चीज़ को, दो चीज पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन एट लीस्ट उनमें 1 कॉमन एलिमेंट होता है, एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है पर्सनिफिकेशन। और एलिट्रेशन में आपने पढ़ा ही होगा, एलिट्रेशन जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जहाँ पर कि कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ऑल द सन्स एंड ऑल द डॉटर्स एंड ऑल द मदर्स एंड ऑल द फादर्स, तो यहाँ पर ऑल हर बार आए जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ऑल में क्या होगा, ऑल में हमारे पास एलिट्रेशन होगा।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105, इसके नीचे ये ओके 105 में है द थीम ऑफ द पोएम इज। अब इसमें आपको पोएम का थीम पूछा है, आप उस पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। द आइडिया ऑफ डेथ, द चेंज ऑफ द सीजन, लव एंड सॉन्ग ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है आइडिया ऑफ डेथ, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 आता है। 106 में इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। पीपीपी मतलब इस तीनों पी का क्या मतलब है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है इसमें। फर्स्ट में है प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। सेकंड में है प्रोड्यूस, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। थर्ड में है प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। फोर्थ में हमारे पास है प्री कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिस बाय टीचर और पोस्ट कॉन्सेप्चुअल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है हमारे पास वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, दिस इज द 3 पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। इसके बाद हमारे पास 107, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है ए टीचर ऑफ क्लास 8। आप ध्यान रखना आपको कि आपको किस क्लास के बारे में पूछा जा रहा है। आपको प्राइमरी के बारे में, क्योंकि ये पेपर टीजीटी का है तो बेसिकली यहाँ पर 6 to 8 ही पूछते हैं। डिस्कस्ड डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स एक टीचर डिस्कस कर रही है अपनी क्लास में। थ्रू ए शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटरमाइनर्स अकर मैनी टाइम्स। एक ऐसा चीज़ पढ़ा रही है जिसमें डिटरमाइनर्स बहुत बार आते हैं। एंड लर्नर वर मेड टू नोटिस दैम इन यूज। और लर्नर को जो है नोटिस किया जाता है कि आप इनको यूज करोगे। दिस वॉज फॉलोड बाई लर्नर्स यूजिंग द सेम इन देयर ओन लैंग्वेज। अब जो लर्नर्स हैं वो इन डिटरमाइनर्स को अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं फॉर पार्टिकुलर पर्पज, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, काम के लिए। टीचर देन ब्रॉट टू द नोटिस टू द लर्नर्स द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स इन कॉन्टेक्स्ट। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन हर क्लासरूम। अब ये जो टीचर ने बोला कि भाई मैंने डिटरमाइनर्स पढ़ाया है और आपको डिटरमाइनर्स सीखने हैं, अपनी डेली यूज में डिटरमाइनर्स को लाना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी बनी है, क्या स्ट्रेटेजी है वो टीचर यहाँ पर जानना चाह रही है। तो एग्जामिनर जानना चाह रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 गिवन है। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग में हमारे पास सब कुछ एक स्ट्रक्चरल मेथड से होता है, एक स्ट्रक्चर से सब कुछ डिफाइन होता है चीज़ें और उसी से हमें यूज करनी होती हैं। कॉन्शियसनेस रेजिंग। अब देखो यहाँ पर जो बच्चों की कॉन्शियसनेस रेजिंग का काम हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को कॉन्शियसली बोला गया है कि आप उनको यूज करो किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए, तो वो कॉन्शियस होंगे तभी तो यूज कर पाएंगे। एंड ये है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। बिल्कुल नहीं है ये टास्क बेस्ड, कोई टास्क तो है यहाँ पर लेकिन ये टास्क बेस्ड वो प्रैक्टिस वाला काम नहीं है यहाँ पर। कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकल मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आपको कम्युनिकेशन पर्पज़ से आप करते हो, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन पर्पज़ नहीं है, ये पार्टिकुलर है और कॉन्शियस रेजिंग यहाँ पर बच्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 देखो लेंदी क्वेश्चन है ताकि रीडिंग में टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला है कि ए टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कुछ एस्पेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग की टीचर ने पाया, दैट इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि आप पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो। ए टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। कोई भी टेक्स्ट है उसमें कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है तो उसको आप पढ़ रहे हो तो आप समझ के पढ़ो। सी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हुई है, कोई प्रॉब्लम आई, उसकी समझ में नहीं आया है। सी टुक सेपरेट सेशन फॉर देम टू सपोर्ट देम रीड एंड अंडरस्टैंड सच टेक्स्ट। तो टीचर ने क्या किया कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, जिनको समझ नहीं आया, उनके लिए अलग सेशन ले लिया, उनको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। व्हाट इज सी ट्राइंग टू डू हियर, वो कर क्या रही है यहाँ पर, जो टीचर है क्या करना चाह रही है यहाँ पर, बच्चों को वो रिमीडियल टीचिंग दे रही है, हायर ऑर्डर स्किल्स सिखा रही है, थिंकिंग स्किल्स सिखा रही है, फीडबैक टीचिंग दिखा रही है। आप देखो फीडबैक टीचिंग में क्या होता है कि आपको बच्चों की फीडबैक मिल गई है, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाने लगोगे कि भाई ये बच्चा सही है, इन्होंने कि ये इनकी प्रायर नॉलेज है, इन्होंने ये पहले पढ़ रखा है, इतना ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इतना ये लो इंटेलिजेंट है। थिंकिंग स्किल आपकी ऐसी स्किल्स होती हैं जो मतलब माइंड के लेवल पर कुछ सोचने के लिए होती हैं। हायर ऑर्डर स्किल्स भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा रिमीडियल टीचिंग। अब यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग क्यों आया है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। रिमीडियल क्या होता है कि आप जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी रेमेडी करता है, उपचार करता है। तो यहाँ पर मैडम ने क्या किया है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, वो उनकी बीमारी थी, वो पकड़ ली और फिर उनके उपचार के लिए, उनको रेमेडी देने के लिए एक अलग से सेशन रखा। तो ये रिमीडियल टीचिंग का पार्ट हमारे पास हो जाएगा।
इसके बाद 108 क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है। 109 में कह रहे हैं कि ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली, कि आप जो वोकेबलरी पढ़ रहे हो उसको बहुत इफेक्टिवली लर्न करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडोप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम, उसको क्या ऐसा अडोप्ट करना चाहिए, क्या ऐसी वे लेना चाहिए कि जिससे कि बच्चों की जो क्लासरूम के अंदर वोकेबलरी है वो अच्छे से इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए। राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, कि जो ब्लैक बोर्ड पर सारे जो वर्ड्स हैं उनको लिख देना चाहिए, और जो लैंग्वेज टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है, हिंदी में पढ़ा रहे तो उनके वर्ड हिंदी में लिखो, संस्कृत में पढ़ा रहे तो संस्कृत में लिखो, तो ये राइट नहीं होगा। आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग्स इन देयर लैंग्वेज। अब देयर लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि उनकी लैंग्वेज, तो बच्चा जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो 8 तक रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता है, तो अपनी लैंग्वेज में वो मीनिंग लिखेगा तो इसे वोकेबलरी इन्हेंस नहीं होगी। आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये ठीक है, बट नेक्स्ट देखते हैं। आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी एंड यूज देम इन द रियल लाइफ पर्पस। देखो अब ये जो है हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, कि डेली लाइफ में आपने जो शब्द याद किए उनको डेली लाइफ में आप यूज करो तो आपके माइंड में वो लंबे टाइम तक रुकेंगे। में पूछा है कि ए रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल। आप देखो साउंड सिंबल की साउंड कैसे होती है, सिंबल आप किसी वर्ड को बोलते हैं उसके ऊपर एक हिंट मिला है, कोरस्पोंडेंस टू डिकोड एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट। ठीक है, उस किसी भी टेक्स्ट को डिकोड करना का क्या मतलब होता है, डिकोड करने का मतलब होता है कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना। कंप्रीहेंड मतलब उसको समझ के आगे पढ़ना। व्हाट इज दिस नोन एज, इसको क्या बोला जाएगा, ग्राफिक क्यूज बोला जाएगा, ग्राफोफोनिक क्यूज बोला जाएगा, मेटालिंग्विस्टिक क्यूज बोला जाएगा, या फिर सिंटैक्टिक क्यूज बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो ग्राफिक क्यूज तो वो होते हैं जहाँ पर हमें इमेजेस या पिक्चर्स वहाँ पर छपी हुई हों हमारे टेक्स्ट में और उनसे हम समझ रहे हैं, तो वो ग्राफिक क्यूज हो जाता है। मेटालिंग्विस्टिक क्यूज क्या होता है, मेटालिंग्विस्टिक होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन, इमेजनरी एग्जाम्पल वगैरह मिलेंगे, ठीक है, लैंग्वेज के। सिंटैक्टिक में क्या होता है, सिंटैक्टिक में एक स्ट्रक्चर होती है, लाइक कि आपको रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सब कुछ बता दिए, पंचुएशन वगैरह सब कुछ बता दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ग्राफोफोनिक क्यूज। ग्राफोफोनिक क्यूज में क्या होता है हमारे पास, ग्राफोफोनिक क्यूज के अंदर हमारे पास साउंड सिंबल्स होते हैं जिनको हमें यूज करके, वो क्यूज मिले हैं, कोई हिंट मिले हैं, उनको यूज करके हम उस टेक्स्ट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद 111 में पूछा है कि इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज़ नोन एज, इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोला जाता है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर इंडिया की लैंग्वेज को क्या बोला गया है। नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, नेशनल लैंग्वेज फार्मूला हमारा लगा हुआ है, 2020 का नया आ गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप देखो यहाँ पर ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ये 1986 में कोठारी कमीशन आया था। तो कोठारी कमीशन में जो डॉक्टर कोठारी थे उन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था कि जो हमारी एजुकेशन होगी वो 10 + 2 + 3 के बेस पे होगी, यानी कि 10th आप करेंगे, 10th के बाद आप 2 साल 11वीं और 12वीं करेंगे, उसके बाद आप 3 साल की BA करेंगे। लैंग्वेज इन एजुकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग। वोकेबलरी लर्निंग जब आप करते हैं तो जो एक्टिविटी आपको गिवन है इसको क्या बोला जाएगा। फाइंड वर्ड्स विच आर बिफ्रेंड द वर्ड्स रेन, दैट इज हैवी रेन। इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, तो जो सेम साउंड वाले होते हैं, रेन, हैवी रेन, इनको हम कोलोकेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, कोलोकेशंस तो ये हमने बता ही दिया। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप होता है सेंटेंस के अंदर जिनका अपना मीनिंग होता है, अपना मीनिंगफुल, मतलब फ्रेज अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी इसका अपना मीनिंग होता है। वर्ड ग्रुप्स होते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप होता है। वर्ड वेब मतलब कि शब्दों का जो जाल बना दिया जाता है, दैट इज वर्ड वेब।
क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है कि ए टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंसेस टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ, कि आपको जो है सेंटेंस जोड़ने हैं, एक छोटा पैराग्राफ बनाने के लिए सेंटेंस जोड़ने हैं। इंसर्टिंग सप्लाइज कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक, ये सब चीज़ें हटा देनी है, इंसर्ट कर देनी है। क्या क्या? बट, एंड, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कंजंक्शन टाइप की है ये सारी हटा देनी है और फिर आपको पैराग्राफ लिखना है। व्हाट इज दिस अप्रोच ऑफ राइटिंग नोन एज। अब ये टीचर जो लिखवा रही है बच्चों से कि इन सब चीज़ों को हटा दो और फिर एक पैराग्राफ लिखो, तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंट्रोल्ड कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कह सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन और भी देखते हैं। कंट्रोल में वैसे ही आएगा नहीं। कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच, फ्री राइटिंग अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारे पास हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फ्री राइटिंग अप्रोच में तो आप बच्चों को फ्री छोड़ देते हो कि भाई एक टॉपिक दे दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप ऐसे लिख के दिखाओ, तो वो उसके बचपन को पहले ले रहे हैं, फिर उसकी एजुकेशन ले रहे हैं। कोई बच्चा उसका बाहर जाना भी लिख रहा है, कोई यहाँ पर वकालत की बातें लिख रहा है, कोई प्रधानमंत्री का लिख रहा है। तो मतलब बच्चे, हर बच्चा फ्री होके अपनी अपनी स्टाइल में लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग, की बच्चों को फ्री होकर लिखना भी है और ये वर्ड्स भी यूज नहीं करने हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल टू फ्री राइटिंग यहाँ पर आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा है कि एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ वन टर्म के 6 मंथ जब खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म का आपका पहला सेमेस्टर जैसे आजकल आ गया है, तो 6 मंथ आपका खत्म हो गया है, उसको हम बोलेंगे समेटिव असेसमेंट। क्योंकि हमने 6 मंथ का जो पूरा जो है सिलेबस कर लिया है। समेटिव होता क्या है, एक समरी की टाइप में होता है कि आप सारी कहानी पहले गा देते हो और उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो सेमेस्टर है आपको 6 मंथ का आपने पूरा कर लिया है, उसके बाद आपका असेसमेंट हो रहा है, तो ये एक समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि फॉर द टाइम, कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को फॉर द टाइम, उसी टाइम इंस्टेंटली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 115 में इन्होंने पूछा है हमारे से, एक टीचर आस्क हर लर्नर टू क्लास 8 टू रीड ए नोवेल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन ऐसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नोवेल। व्हाट इज दिस नोन एज द रीडिंग एक्टिविटी। आप देखो, एक टीचर है, उसने एक बच्चों को नोवेल पढ़ाई है, कोई इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर की नोवेल पढ़ाई, और फिर टीचर ने बोला कि ये जो आपने नोवेल पढ़ी है इसके ऊपर एक ऐसे लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी क्या बोली जाएगी? बच्चे लिखेंगे, अपने व्यूज देंगे, तो इंटेंसिव रीडिंग बोला जाएगा, नोन एज ए रीडिंग एक्टिविटी। तो रीडिंग की कौन सी एक्टिविटी है? बच्चों ने पढ़ा, मैडम ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा और अब बच्चों को लिखना है। इंटेंसिव रीडिंग है यहाँ पर, एक्सटेंसिव रीडिंग है, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन है, या फिर स्कैनिंग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि हर बच्चा अपनी इंटेंसिटी से अपना मीनिंग निकाले। मतलब बच्चे ने नोवेल पढ़ी और नोवेल के बाद उसके दिमाग में जो आया कि भाई मैंने इसको इस तरह से समझा है, उस तरह से वो ऐसे लिखेगा, तो इंटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि जो ऑथर ने जो लिखा है उसी को दोबारा से लिख देना, एक्सटेंसिव रीडिंग है। रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कि भाई आप जर्नली बस ऐसे ही पढ़ा और इन्फॉर्मेशन के लिए आपने लिख दिया। स्कैनिंग यानी कि उसकी आपने डीप रीडिंग करी है और फिर उसको अच्छे से लिख रहे हो। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 116 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पूछा है, ए टीचर सेलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर से कोई टीचर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करती है, एंड रोब्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड। हर 5वां शब्द वो खाली कर देती है और फिर वहाँ पर बोलती है कि भरो भाई, इसमें खालिस्तान भरो। व्हाट इज द टेस्ट नोन एज। इस टेस्ट को क्या बोला जाएगा? तो बेसिकली इस टेस्ट को हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है, कंप्लीट इनकम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आप एक डेफिनेट लेटर्स को बीच में छुटवा रही हैं और उनको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, तो यहाँ पर ये क्लोज टेस्ट ही बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, मल्टीलिंग्वलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी इज। मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है? बहुभाषावाद, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ही टाइम पे बहुत सारी भाषाएं। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। टीचिंग लर्निंग ऑफ एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस एंड कंटेंट इन मदर टंग। कि भाई टीचिंग लर्निंग एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस में होनी चाहिए और जो मदर टंग है उसमें आपका कंटेंट होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता।
टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम, सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ना। एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, आप इंडियन लैंग्वेज को लैंग्वेज में पढ़ोगे और सबको इंग्लिश में पढ़ोगे। टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज अलोन विद इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज भी होगी यहाँ पर और इंग्लिश भी हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग द लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग एंड लैंग्वेजेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। यूजिंग द लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर, जो लर्नर है उसकी लैंग्वेज को यूज करना फॉर टीचिंग लर्निंग, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसकी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो। एंड कंटेंट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसको भी आप लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो। मल्टीलिंग्वलिज्म। 118 नंबर क्वेश्चन में पूछा है डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड। अब यहाँ पर 2 टाइप की मीनिंग होते हैं हमारे पास, एक कनोटेटिव होता है, एक डिनोटेटिव होता है। जो कनोटेटिव मीनिंग होता है वो तो होता है हिडन मीनिंग। ये बेसिकली पोइट्री में आपको मिलता है कि आपको लिखा गया कुछ है और कवि ने, और उसको आपको एक्सप्लेन करना है तो उसका मीनिंग कुछ अलग निकल के आता है। डिनोटेटिव मीनिंग होता है एक डिक्शनरी मीनिंग, एक सरफेस मीनिंग, एक ऐसा मीनिंग जो बेसिक सा होता है। डिक्शनरी मीनिंग होता है, सरफेस मीनिंग, वो डिनोटेटिव होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, पहले में ही ऑप्शन में हमारा आंसर आ चुका है। मच मोर देन व्हाट ए वर्ड एक्चुअली मीन्स, नहीं, ये कनोटेटिव में चला जाएगा हमारा। फिगरेटिव मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 होता है We acquire blank space language by understanding input that is a little beyond our current level of acquired, मतलब जो हमने एक्वायर कर रखी है, जो अर्जित कर रखी है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज। व्हाट इज दिस पेडागोगिकल कॉन्सेप्ट नोन है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि हमने इनपुट लिया है उस लैंग्वेज का। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास गिवन है आउटपुट हाइपोथेसिस, जब हम इनपुट ले रहे हो तो आउटपुट तो हो ही नहीं सकता है। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, इंटरेक्शन में आपके आमने सामने वाले बंदे से बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ वो नहीं है। इनपुट हाइपोथेसिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड थिंकिंग हाइपोथेसिस, ये कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, और यहाँ पर इनपुट हाइपोथेसिस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने इंग्लिश को क्या स्टेटस दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, नेशनल लैंग्वेज बनाई है, लिंक लैंग्वेज बनाई है। देखो नेशनल लैंग्वेज तो हमारी हिंदी है, लिंक लैंग्वेज यहाँ पर लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं इंग्लिश को, बट नहीं है ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास। एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी ये। आप कहीं भी कोर्ट में जाते हो तो आपके जो केस होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मातृभाषा हमारी हिंदी है। ये थे सीटेट के पेपर के इंग्लिश वाले पोर्शन के, जो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है उसके 30 क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। आगे हम लेके आएंगे हिंदी के, सीडीपी के, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा एसएसटी होगा उसके। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।